नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, गणित विषय के अंतर्गत हम लोग संख्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या पर विभिन्न संक्रियाओं के प्रगुण की भी चर्चा हमने कर ली है। और संख्याओं को इसलिए इतना विस्तार से लेके चल रहे हैं क्योंकि गणित का आधार यही संख्याएं हैं। अर्थात नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में जब हम पूरी तरह से भिज्ञ हो जाएंगे, उसके बारे में जान लेंगे, तो आगे गणित की समस्त संक्रियाओं पर या जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही सरल और सहज हो जाएंगे। तो इन्हीं संख्याओं के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे किसकी? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स की बात हम करेंगे। तो पूर्णांक संख्याएं सबसे पहले कि जैसे प्राकृतिक संख्या, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, किसकी चर्चा किया था? प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या कौन होता है? जो गिनती के काम में आती है, यानी गिनती करने वाली संख्याएं। गिनती करने वाली संख्याएं क्या होती हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और गिनती का प्रारंभ हम 1, 2, 3, 4 इस तरह क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहली और छोटी प्राकृतिक संख्या, ये कहा जाएगा कि सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये कौन है? वो 1 है। फिर जब हम शून्य को, अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या कि शून्य को किसमें? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जोड़ देते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जोड़ने पर, के समूह में जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? जोड़ने पर जो समूह प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। कौन सा? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब इसी से क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? पूर्णांक संख्याओं की। जब हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो पूर्णांक संख्या में ऋण और शून्य अर्थात ऋणात्मक संख्या जो हमारे ऋण पूर्णांक हैं, और शून्य साथ ही साथ धन पूर्णांक। हम पूर्णांक को हम इस तरह से समझ सकते हैं, कौन कौन इसको, कि ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कौन कौन होता है? ऋण पूर्णांक में हम ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह ऋण अनंत तक हम जाएंगे। कहाँ तक? ऋण अनंत तक। फिर शून्य, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में 1, 2, 3 और ये हमारा कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यानी हम ये कहें कि ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक के समूह को एक साथ जब हम रखते हैं तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इनके समूह को एक साथ रखने पर, के समूह को एक साथ रखने पर हम क्या कहेंगे? इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो अब यहां पर जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक को हम इस तरह से भी समझते हैं कि जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक में कौन कौन? 3 की बात किया। कौन कौन से? ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को ही
जो ये धन पूर्णांक है, इसी को हम आप प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, धन पूर्णांक को। तो शून्य और प्राकृतिक संख्या मिलके पूर्ण संख्या। तो हम इस तरह से समझते हैं कि जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक में दो, कौन कौन? एक तो आपका हो गया ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में कौन है? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से ऋण अनंत तक हमारा जाएगा। फिर दूसरी तरफ इन दोनों को एक साथ हम ले लें, शून्य और प्राकृतिक संख्या के योग को, यानी उसके समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, यानी ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। अब जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में भी आपके दो खंड बनते हैं। कौन कौन से? एक खंड आपका बनता है शून्य और दूसरा आपका बनता है धन पूर्णांक, या इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो अब धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 इस तरह से ये हमारी कहां तक जाती है? अनंत तक। तो पूर्णांक के अंतर्गत तीन प्रकार की चीजें, एक ऋण पूर्णांक, एक शून्य और एक धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। अब अगर हम पूर्ण, जैसे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को हम लोगों ने संख्या रेखा नंबर लाइन की बात किया था, तो पूर्णांक को जब हम देखते हैं संख्या रेखा पर, पूर्णांक की बात हम करेंगे। इसमें अभी तक हम लोगों ने पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में शून्य से शुरू किया या 1 से शुरू किया, लेकिन जब हम पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक में हमें तीन तरह के नंबर्स को दिखाना है, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। तो जब हम नंबर रेखा खींचते हैं तो मध्य में हमारा क्या होता है? मध्य में शून्य। अब नंबर रेखा पर पूर्णांक में आप जान लीजिए शून्य से दाहिनी ओर, यानी शून्य से जब हम दाएं चलेंगे, भाई आप बोर्ड की तरफ या कॉपी की तरफ मुख करिए, हमारे दाहिने दाहिने राइट साइड इधर क्या होगा? जब हम दाहिने चलेंगे तो वह मान क्या होगा? वह मान धनात्मक होगा। और शून्य से बाएं चलेंगे, जब हम शून्य से किधर चलेंगे? शून्य से बाएं ओर चलेंगे। शून्य पर हम खड़े हुए लेफ्ट साइड, बाईं ओर किधर चले? बाईं ओर। तो जैसे ही हम बाईं ओर आएंगे, इधर की संख्याएं क्या होंगी? इधर की संख्याएं ऋणात्मक होंगी। और ये हमारा क्या है? ये शून्य है, ये शून्य। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पूर्णांक में तीन प्रकार की संख्याएं, शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। तो अब इसको आप बराबर खानों में बांट दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह उतने ही बराबर खानों में चलेंगे तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6, सॉरी ये 5, ऋण 5 और ऋण 6। तो अब संख्या रेखा पर हम देखते हैं। तो अब यहां ये देखिए कि जब हम शून्य से दाईं ओर चलेंगे तो मान क्या होगा? धनात्मक होगा। और शून्य से बाईं ओर चलेंगे तो मान ऋणात्मक या ऋण चिन्ह से युक्त होगा, या ऋण चिन्ह से उसे हम व्यक्त करेंगे। संख्याओं के निरूपण की इसी में हम और चर्चा आपसे कर देते हैं कि धन पूर्णांक हमेशा क्या होगा? शून्य से दाहिनी ओर। यहां जो हमारा धन पूर्णांक होता है
वह किधर होगा? शून्य के दाहिनी ओर, शून्य से दाहिनी ओर। और ऋण पूर्णांक जो होगा, ऋण पूर्णांक की बात हम करेंगे तो ये किधर होगा? शून्य से बाईं ओर। यानी आप इधर मुंह करके खड़े हों या कॉपी है, कॉपी में आप देखिए, तो जब बाईं ओर आप बढ़ेंगे तो ऋण, शून्य के दाईं ओर चलेंगे तो धन। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो दो तीन चीजें और यहां पर आप ध्यान दीजिए। संख्या रेखा पर दाएं से बाएं आने पर मान घटता है, यह भी आप यहां जान लीजिए कि जब संख्या रेखा पर अभी हम चित्र में भी दिखा देते हैं, संख्या रेखा पर दाएं से बाएं ओर जाने पर क्या होता है? दाएं से बाएं ओर जाने पर मान घटता है। मान क्या होता है? मान घटता है। इसी के ठीक उल्टा संख्या रेखा पर बाएं से दाएं ओर चलने पर, बाएं से दाएं ओर चलने पर क्या होगा? मान बढ़ता है। अब जैसे यहां आपकी ये संख्या रेखा है, लिखा दाएं से बाएं, यानी दाहिने से बाईं ओर जाएंगे। यहां 6 है, एक कदम इधर आते हैं, एक खाना 5, इससे कम, फिर 5 से एक खाना इधर आएंगे तो उससे कम। ऋण में भी देखें, ऋण 1 से बाएं जाएंगे तो ऋण 2, यानी उसका मान कम होता गया। ऋण 2 से ऋण 3 पर आएंगे तो मान कम। वही कहता है बाएं से दाएं ओर चलने पर, तो जैसे ऋण 5 से दाईं ओर चलेंगे तो ऋण 4, मान कम हुआ, ज्यादा हुआ। ऋण 4 से ऋण 3, मान इसका बढ़ा। 1 से 2 आए, मान बढ़ा। 2 से 3, मान बढ़ा। 3 से 4। वही चीजें, ये 4 चीजें आप विशेष ध्यान रखिएगा संख्या रेखा के संबंध में कि धन पूर्णांक किधर होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, शून्य से दाहिनी ओर धनात्मक होता है, शून्य से बाईं ओर ऋण पूर्णांक होता है। संख्या रेखा पर दाएं से बाएं आने पर मान घटेगा और बाएं से दाएं जाने पर मान क्या होगा? मान बढ़ेगा। इतनी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। फिर संख्या रेखा पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम संख्या रेखा पर एक पेयर की बात करते हैं, युग्म की बात करते हैं या जोड़े की बात करते हैं। संख्या रेखा पर जैसे संख्या रेखा के क्रम में जब चलते हैं तो प्रत्येक धन पूर्णांक की संगतता एक ऐसे, यानी जितने भी हमारे धन पूर्णांक हैं वो आगे आपका चलता जाएगा अनंत तक, तो प्रत्येक धन पूर्णांक की संगतता एक ऐसे ऋण पूर्णांक से होगी। यानी धन पूर्णांकों की संगतता एक ऐसे ऋण पूर्णांक से होगी जिसकी शून्य से वही दूरी होगी। यानी अगर हम यहां पर 3 की बात करें, यानी 3 को हमने लिया, ये 3, अब शून्य से इसकी दूरी 3 परिमाण है, 3 मात्रक है, तो ऋण में भी उसका मान क्या होगा? यही तो हमने बताया, संगतता एक ऐसे ऋण पूर्णांक, यानी अगर हम धन 3 की बात किए तो इसकी संगतता ऋण पूर्णांक में एक ऐसे पूर्णांक से होगी, यानी ऋण 3 से होगी, जिसकी दूरी शून्य से वही होगी जो धन की है, यानी धन पूर्णांक की शून्य से। अब यहां से 3 मात्रक या 3 परिमाण, यहां से भी 3 मात्रक या 3 परिमाण की बात हम करेंगे, तो ये हमारा जो है ये एक दूसरे का युग्म बनते हैं। यही क्या है?
किंतु इनकी दिशाएं क्या होंगी, इनकी दिशाएं विपरीत होंगी, क्योंकि ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। इसी तरह ऋण 2 का युग्म कौन होगा, धन 2। ऋण 1 का युग्म धन 1, ऋण 4 का युग्म 4, उसी तरह ऋण 5 का युग्म धन 5। तो ये हमारे क्या हैं, ये पूर्णांकों के युग्म हैं संख्या रेखा पर। ये युग्म की जरूरत कब पड़ेगी, जब अभी हम अगला खंड लेने चल रहे हैं, जिसे हम आप कहेंगे योगात्मक प्रतिलोम। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, योगात्मक प्रतिलोम की। योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम, कोई दो पूर्णांक का योग यदि शून्य है, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य है, तो वे परस्पर एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। अब इसको इस तरह से हम समझें कि यदि दो पूर्णांकों का योग, अब दो पूर्णांकों हम ले लेते हैं a और b का योग शून्य है, यदि इन दोनों पूर्णांकों का योग क्या है, a और b, दो पूर्णांक हमने लिया और ये कि इनका योग क्या है, शून्य है, तो a और b क्या होंगे, तो a और b परस्पर एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे। अब इसका आशय इस तरह से हम कहें, यदि a धन b बराबर शून्य, यदि हम ये कहें कि a धन b बराबर शून्य, तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b क्या हैं, ये परस्पर योगात्मक प्रतिलोम हैं। परस्पर क्या हैं, योगात्मक प्रतिलोम है। दूसरे रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि a धन ऋण a धन ऋण a बराबर क्या है, शून्य। यही तो हुआ। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि a, यहां पे भी हम इसको कर दें धन a धन ऋण a बराबर शून्य। तो इस स्थिति में क्या होगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी पूर्णांक a की संगत विपरीत चिन्ह वाला पूर्णांक यानी ऋण a को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। यानी यहां पर a का योगात्मक, धन a का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, धन a का योगात्मक प्रतिलोम ऋण a। अब इसी तरह हम कहें कि धन 4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, ऋण 4। धन 6 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, ऋण 6। धन 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 8। तो अभी हम लोगों ने युग्म पढ़ा था, पेयर पढ़ा था, जोड़ा पढ़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जोड़े हैं, जो पूर्णांकों में विपरीत चिन्ह के जोड़े, यानी धन 4 का ऋण 4, धन 3 का ऋण 3,
ये परस्पर एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। किंतु यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अगर हम ये देखें कि शून्य धन शून्य बराबर शून्य, और ये कहता है कि दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य है तो परस्पर एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में आप कहेंगे कि अतः शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? शून्य का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं शून्य ही होगा, स्वयं शून्य ही होगा। यहां पर शून्य का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं शून्य ही होगा। अब यहां अगर हम बात करें किसकी? नंबर रेखा की, एक बार यहां पुनः हम प्रदर्शित करते हैं नंबर रेखा को। ये क्या है? ये आपका शून्य, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, ये आगे बढ़ता जाएगा। उसी तरह ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये आपका शून्य है। इधर क्या है? इधर आपका धनात्मक पूर्णांक है। इधर क्या है? इधर ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इस संबंध में कुछ चीजें और आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लीजिए, क्योंकि इसकी जैसे हम इंटीजर की बात करेंगे, पूर्णांक की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे, तो यह तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल स्थिर बैठे होने चाहिए। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। जैसे प्रत्येक धन पूर्णांक, जितना भी धन पूर्णांक है, समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, पहली चीज। दूसरा, शून्य, ये क्या है? शून्य। शून्य क्या होता है? प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य क्या होगा? प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। और शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से, शून्य क्या होता है? प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। तीन चीजें हो गई। क्या? धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। कोई भी धन पूर्णांक होगा किसी भी ऋण पूर्णांक से वो बड़ा होगा। दूसरी चीज, शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक, यानी कोई भी धन पूर्णांक होगा उससे छोटा शून्य होगा। कोई भी ऋण पूर्णांक होगा उससे शून्य बड़ा होगा। अब चौथी चीज, योगात्मक प्रतिलोम पे मैं बात कर रहा हूं कि बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। इस बिंदु को हम यहां लिख लेते हैं। प्रत्येक बड़े पूर्णांक, प्रत्येक बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्रत्येक बड़े पूर्णांक का, या प्रत्येक छोड़ दीजिए, खाली बड़े पूर्णांक से ही हम बात करते हैं कि बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से, छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 का योगात्मक प्रतिलोम, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 5। और 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 3। तो अब
यहां पर इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 बड़ा है किससे? 3 से। 5 बड़ा है किससे? 3 से। और ये प्रदर्शित करता है कि ऋण 5 छोटा है किससे? ऋण 3 से। यानी बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। ये बिल्कुल इन 4 चीज़ों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और आज के खंड में अंतिम बात हम करने चल रहे हैं कि पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हम कर रहे हैं कि उसका निरपेक्ष मान क्या होता है। निरपेक्ष मान के लिए आप जब भी नंबर पढ़ेंगे तो संख्या रेखा तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे ये क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो अब यहां पर अगर हम देखें, हम मान लेते हैं, हम 4 को लेते हैं इधर, इधर भी 4, यानी बाईं ओर चलेंगे तो ऋण है, बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा? ऋण है। अब ये हमारा 0 है। अब 0 से ऋण 4 की दूरी, भाई 0 से ऋण 4 की दूरी और 0 से धन 4 की दूरी अगर आप देखें तो 0 से दूरी कितना हुआ? 0 से ऋण 4 की दूरी, 0 से दूरी कितनी हुई? 4 परिमाण या 4 मात्रक। और इधर भी 0 से दूरी कितनी हुई? 0 से दूरी 4 परिमाण। और दोनों तरफ बस दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। यहां से भी 4 परिमाण और यहां से भी 4 परिमाण, 4 यूनिट। तो दोनों दूरियों का परिमाण क्या हुआ? भाई ऋण 4 और धन 4 दोनों दूरियों का परिमाण कितना आया? 4 आया, दोनों दूरियों का परिमाण। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 4 को धन 4 और ऋण 4 का निरपेक्ष मान, क्योंकि दोनों दूरियों का परिमाण कितना आया? 4। तो हम कह सकते हैं किसे? 4 को धन 4 और ऋण 4 का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष परिमाण कहेंगे। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? भाई इसको प्रदर्शित करना है तो ऋण 4 है, ऋण 4 को हम क्या करेंगे? ऋण 4 को निरपेक्ष मान, भाई ऋण 4 के निरपेक्ष मान, दोनों तरफ खड़ी डंडी ऋण 4 और धन 4 के निरपेक्ष मान धन 4 लिखेंगे। इसी रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो हम इस तरह से ये समझते हैं कि ऋण 4 बराबर 4 बराबर धन 4, यानी चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होगा। तो साथियों, आज के खंड में हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में जानकारी की और अगले वीडियो में पूर्णांक पर विभिन्न संक्रियाओं के प्रगुण की हम चर्चा करेंगे या विभिन्न संक्रियाओं के गुणों की बात हम करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।